अब आइए देखते हैं हम लोग डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा लाइन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। व्हाट वी डू लर्न टिल नाउ द that living organism we have simple bacterial cell, protozoa, plant cell, animal cell contain थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब सेल लेंगे तो इसमें थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे, ठीक है। इस कंपाउंड्स को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। दिस कंपाउंड बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशन। एक्सप्रेस करने का बता रहा है कि जैसे कि मोल्स में बोल सकते हैं सेल को, ठीक है। वो बोल रहा है वहीं कि जो ग्रेट डिस्कवरी था ऑब्जर्वेशन का बायोमोलिक्यूल्स का टर्नओवर हुआ। उसके बाद से बता रहा है कि इसका मतलब बायोमोलिक्यूल्स जो है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स जो है टाइम के साथ जितना भी हो समय के साथ चेंजिंग होता गया। बायोमोलिक्यूल्स मेड ऑफ सम दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शन constantly occurring in living organism, this chemical reaction are called metabolism। वही बोल रहा है कि जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे तो कुछ बनेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ एनाबोलिज्म होगा, कुछ केटाबोलिज्म होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाबोलिज्म, ठीक है। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, प्रत्येक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स उससे बनते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जैसे कि क्या, जैसे CO2 का रिमूवल होगा, हम लोग बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड मेकिंग एमिनो एसिड इनटू एमीन। बोला कि एमिनो एसिड में से अगर CO2 निकाल देंगे तो एमिनो एसिड जो होता है क्या, एमीन में चेंज हो जाएगा। बोला कि रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस है। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है उसका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन डाइसेक्राइड, कैसे we list the thousand of such example। Majority of metabolic reaction do not occur in isolation but always linked to some other reaction। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो सिंगली आइसोलेशन मतलब सिंगली नहीं होता है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, ठीक है, सभी रिएक्शन। उसके बाद से बोल रहा है, आइए देखते हैं। इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स are converted into each other in a series of link reaction called metabolic pathway, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जैसे वो एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट होंगे, एक सीरीज में चेंज होंगे, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में रिएक्शन चलता है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन सिटी, मतलब एक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक जैसे सिटी में हम लोग का ट्रैफिक होता है ना, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, उसी से इसका कंपेयर किया गया है। इस पाथवे जैसे कि लीनियर और सर्कुलर होता है, ठीक है, तो इसीलिए ऑटोमोबाइल ट्रैफिक से इसका कंपेयर किया है। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। दिस पाथवे आर आइदर लीनियर और सर्कुलर एंड दिस पाथवे आर क्रिस क्रॉस ईच अदर, देयर आर ट्रैफिक जंक्शन, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे आर डिफिनिट रेट एंड डायरेक्शन लाइक, जैसे वही कंपेयर किया है कि ऑटोमोबाइल जैसे कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाता है, उसी तरह मेटाबॉलिक पाथवे भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलते हैं, नहीं कि किधर से किधर भी कैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। वही बोल रहा है। दिस मेटाबोलाइट पाथवे कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। मेटाबोलाइट्स जो फ्लो होते हैं वो एक डायनेमिक स्टेट में होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट का, बॉडी में कॉन्स्टिट्यूएंट का एक डायनेमिक स्टेट में होता है, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इंटरलिंक मेटाबॉलिक ट्रैफिक इन वेरी स्मूथ एंड विदाउट सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप इन हेल्दी कंडीशन, ठीक है। अनोदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज एवरी केमिकल रिएक्शन कैटालाइज रिएक्शन, मतलब एवरी बोल रहा है कि जैसे बॉडी में प्रत्येक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो कैटालाइज होते हैं। कैटालाइज इन द फॉर्म क्या, जैसे कि कोई भी मतलब कैटालाइज होगा तो कन्वर्जन होगा उसका, ठीक है। तो उसमें से जैसे कि आइए ना आगे में एग्जांपल देखते हैं। देयर इज नो कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन
द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जैसे कि एनर्जी हम लोग को नहीं मिलेगा, सीधा सी बात है, ठीक है। CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, अ फिजिकल प्रोसेस इज अ कैटालाइज रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, दिस कैटालाइज विच हास्टेन द रेट ऑफ द मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ ऑल्सो प्रोटीन, ठीक है। दिस प्रोटीन इज कैटालिटिक पावर आर नेम्ड इंजाइम, जैसे कि प्रोटीन जो हमारे होते हैं वो कैटालाइज होकर इंजाइम में चेंज होते हैं, ठीक है। प्रोटीन से हम लोग जानते हैं कि इंजाइम बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही बॉडी का प्रोसेस चलता है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, प्रोटीन से इंजाइम, ठीक है। इंजाइम जो होता है बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आइए नीचे देखते हैं, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक बेसिस क्या है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो एक सिंपलर स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर में मतलब चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आके सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, तो CO2+H2 में होता है ना, तो वही बोल रहा है। तो एग्जांपल दिया जैसे कि एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल, एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ठीक है। और लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर इन कॉम्प्लेक्स, मतलब सॉरी सिंपलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटन मसल, जैसे ग्लूकोज क्या होगा, सिंपल हो गया, सॉरी ऊपर में गलती बोला गया, ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल होता है, उससे हम लैक्टिक एसिड बनता है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दी फॉर्मर केसेज इन बायोसिंथेटिक पाथवे, ऐसे फॉर्मर स्ट्रक्चर को, बायोसिंथेटिक पाथवे को हम लोग एनाबोलिज्म बोलते हैं, जिसमें कंपोनेंट जो बनता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दी लेटर कॉन्स्टिट्यूएंट डिग्रेडेशन एंड हेंस कैटाबोलिज्म, अगर उस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आएगा तो उसको कैटाबोलिज्म बोलेंगे, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो एनाबोलिज्म बोलेंगे, ठीक है। एनाबोलिज्म पाथवे आर एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, सही बात है, उसमें एनर्जी लगेगा क्योंकि बन रहा है। असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड रिक्वायर एनर्जी इनपुट, ऑन अदर हैंड कैटाबोलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल मतलब उसमें से टूटेगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल होगा तो एनर्जी का रिलीज होगा, ठीक है। वेन ग्लूकोज डिग्रेडेड बाय लैक्टिक एसिड, एग्जाम्पल दिया स्केलेटल मसल में जो होता है ग्लूकोज डिग्रेड करता है, लैक्टिक एसिड जो डिग्रेड करता है ग्लूकोज में, ठीक है, उससे क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगा, सॉरी। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच ऑकर इन टीन मेटाबॉलिक, हम लोग रिस्पिरेशन में पढ़े भी है ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप कैसे कैसे होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्नड इन ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, वही बोल रहा है कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनर्जी को, जैसे केमिकल बॉन्ड में जैसे एनर्जी होगा तो उसके बीच में बॉन्ड होगा, तो वही बोल रहा है कि अगर लिबरेट करेंगे तो एनर्जी का रिमूवल होगा, ठीक है। एज दे नीडेड द बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज बायोसिंथेटिक ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क भी परफॉर्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जैसे एनर्जी का रिलीजन होगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, बायोसिंथेटिक ऑस्मोटिक या फिर मैकेनिकल में एनर्जी से निकलने से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। द मोस्ट important form of energy currency in living organism is the bond energy in chemical called adenosine ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो वही बोला कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उससे टूटने से एनर्जी का रिलीजन होता है, और एनर्जी करेंसी भी इनको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी, बोला कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनर्जी डिराइव होता है, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटजी हैव दे इवॉल्व, क्या किस तरह के स्ट्रेटजी इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही बोला कि स्टोर एनर्जी, किस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, इस एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यू विल स्टडी अंडरस्टैंड ऑल दिस अंडर सब डिसिप्लिन कॉल्ड बायो इनर्जेटिक्स लेटर योर हायर क्लासेज, तो वही बोला कि बायो एनर्जेटिक्स में हम लोग वर्क में एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ATP, ठीक है।
तो उसको हम लोग बायो एनर्जेटिक्स हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लिविंग स्टेट क्या होता है। बोला कि एट द लेवल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट टेंस एंड थाउजेंड ऑफ केमिकल कंपाउंड इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। 10 से 1000 केमिकल कंपाउंड होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अदरवाइज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, उसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, या बायोमोलिकुल्स आर प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन करेक्ट जो करेक्टराइज करता है वो कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे किस तरह से प्रेजेंट है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, जैसे कि हम लोग को देखिए नॉर्मल ब्लड क्या होता है, नॉर्मल हेल्दी ब्लड का इंडिविजुअल 4 से 5 mm होता है, तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। वाइल डेट हार्मोन वुड नैनोग्राम्स, और हार्मोन में नैनोग्राम्स, जैसे यहाँ पे दे रहा है ना लाइन, क्या बोल रहा है, वाइल दैट हार्मोन वुड बी नैनोग्राम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट करेक्टिक कॉन्सेंट्रेशन ईच ऑफ बायोमोलिक्यूल। बोल रहा है कि जैसे कि मोस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, बायोमोलिकुल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो दीज बायोमोलिकुल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स, और उसके बायोमोलिकुल्स को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स बोलते हैं। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। बोल रहा है कि जैसे कि कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली इक्विलिब्रियम में आगे जाके इक्विलिब्रियम हो जाता है, जैसे कि स्टेडी स्टेट जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। बोल रहा है कि एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, जैसे कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है स्पॉन्टेनियस से इक्विलिब्रियम के साइड में, ठीक है। द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फॉर जीरो, तो वर्क परफॉर्म नहीं करेगा एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली करेगा तो कैन नॉट अफोर्ड रिच टू इक्विलिब्रियम, तो ओबियसली बात है भाई कि इक्विलिब्रियम नहीं करेगा, क्योंकि वर्क तो कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नॉन इक्विलिब्रियम होगा, तो उसी को लाइन में लिख दिया है। हेंस द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क। सही बात है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में होगा क्योंकि वर्क परफॉर्म कर रहा है। लिविंग प्रोसेस जो होता है कांस्टेंट इफोर्ट करता है क्या करने में, इनटू इक्विलिब्रियम फॉलिंग करने में, ठीक है। अब आइए उसके बाद से देखते हैं, दिस इज अचीव बाय एनर्जी इनपुट, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वही बोल रहा है कि जैसे मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग रिस्पिरेशन में पढ़े हैं, रिस्पिरेशन चैप्टर में। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म एज सिनोनिम्स, लिविंग स्टेट के साथ मेटाबॉलिज्म जो होता है उस सिनोनिम्स होता है। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कांट बी लिविंग स्टेट, बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग स्टेट एग्जिस्ट करेगा, इम्पॉसिबल, वही इसीलिए उनका सिनोनिमस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक राइबोजाइम एक एंजाइम होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, आरएनए का, ठीक है। तो उसी में दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम, ठीक है। वन कैन डिपिक्ट एंजाइम बाय लाइन डायग्राम, वही बोला लाइन डायग्राम में देख लीजिए। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे देखे थे ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी टर्शियरी, क्वार्डिनरी तक जाता है, विल में लुक टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिगर में ऊपर जैसा कि हम लोग देखें। विल नोटिस बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्रीज क्रॉस इटसेल्फ, हेंस मेनी क्रीविसेस एंड पॉकेट्स, तो बहुत सारा क्रीविसेस और पॉकेट्स बनेगा, ठीक है।
स्ट्रक्चर बनेगा। तो वन सच पॉकेट इज एक्टिव साइट, तो उसके एक पॉकेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव साइट्स बोलते हैं। एन एक्टिव साइट्स ऑन ऑफ एन इंजाइम इज क्रीविसेस और पॉकेट इन विच द सबस्ट्रेट फिट। तो वही बोल रहा है कि जैसे इंजाइम्स बनेंगे ना, तो यहाँ पे पॉकेट्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉकेट्स बनेंगे, तो यहीं पे तो आके सबस्ट्रेट जो होते हैं वो बाइंड करते हैं, वही बोल रहा है सबस्ट्रेट फिट। तो इंजाइम्स थ्रू दियर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन इज हाई रेट, वही बोल रहा है जैसे इंजाइम्स के पास सबस्ट्रेट जो आते हैं वो हाई रेट के साथ आते हैं। अब कैसे आते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं, ठीक है। द इंजाइम कैटालाइज differ from inorganic catalyze in many ways, but one major difference need mention: inorganic catalyst work efficiently at high temperature and high pressure। बोल रहा है कि inorganic catalyst जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे अच्छा वर्क करते हैं, बट उसका टेम्परेचर जो होता है एक एवरेज होना चाहिए। इंजाइम गेट्स डैमेज हाई टेम्परेचर, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम लोग इंजाइम टेम्परेचर देंगे तो इंजाइम जो होता है वो क्या करेगा, डी नेचर हो जाता है, ठीक है। इंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लाइव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इंजाइम जैसे कुछ होता है हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग, उनका थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होता है। आर्चिबैक्टीरिया जैसे कि हो गया, वो मतलब स्टेबल और रिटेन होता है कि 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस इम्पोर्टेंट क्वालिटी इंजाइम आइसोलेट थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो एक यही सब का एग्जांपल दे दिया है कि उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इससे कोई नहीं है कि मतलब इंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस से नॉर्मल अगर होगा तो डी नेचर हो जाता है, ठीक है, इंजाइम वर्क करना बंद कर देता है। अब हम लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस इंजाइम, इंजाइम को हम लोग किस तरह से समझे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग इंजाइम को समझते हैं, ठीक है। इंजाइम और सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड जो अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेज, केमिकल कंपाउंड जो होता है दो टाइप के चेंज करते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। तब देखिए इसमें बता रहा है कि जैसे कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें बॉन्ड्स जैसे कि शेप जो होता है बिना बॉन्ड्स के टूटे हुए चेंज होता है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ कि आइस से जैसे कि हम लोग का वाटर बन जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बॉन्ड नहीं टूटता है, बट फिर भी शेप में चेंजिंग आ जाता है, आइस से वाटर हो जाता है, ठीक है। वेन वाटर बिकम अ वेपर, जैसे वाटर से वेपर बन गया, ठीक है, तो उसमें स्टेट चेंज हो गया, शेप चेंज हो, बट बॉन्ड नहीं टूटा है, ठीक है। तो यही फिजिकल का एग्जांपल है। हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन न्यू बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन में, देखिए जैसे BaSO4 H2SO4। अब बोल रहा है कि व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, केमिकल रिएक्शन का, तो उसमें क्या होता है कि बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड न्यू बॉन्ड बनता है, तो उसमें तो बॉन्ड टूटेगा। जैसे कि BaSO4 H2SO4, तो Ba2+ और OH माइनस और 2H+ SO4 2-। तो इसमें देख रहे हैं ना, तो BaSO4 के साथ चल जा रहा है, SO4 के साथ, और ये H2O, तो इसमें बॉन्ड टूटा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इन ए ग्लूकोज इज ए ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो इसमें इसका एग्जांपल दे दिया, जैसे कि हम लोग स्टार्च को तोड़ेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें भी होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो रेट क्या होता है, प्रोडक्ट टूटेगा टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम के साथ, उसी को बोलते हैं रेट। रेट जो होता है, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन स्पेसिफाइड। रेट जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी स्पेसिफाइड करता है, ठीक है। जैसे रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल आर जो
रेट होगा फिजिकल और केमिकल का, वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, एमंग अदर फैक्टर, और भी सारे फैक्टर हैं, ठीक है। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। बोल रहा है कि जैसे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा इंजाइम जो होता है काम करता है, ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाएंगे और उससे कम जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जैसे कि 10 डिग्री का डिफरेंस आता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। अब बोल रहा है कैटलाइज रिएक्शन प्रोसीड एट वास्टली हायर देन डेट अनकेटलाइज। बोल रहा है कि कैटलाइज रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड करता है हायर देन अनकेटलाइज वन से। व्हेन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर ऑब्जर्व द रेट ऑफ वास्टली हायर देन सेम बट अनकेटलाइज रिएक्शन। वही बोल रहा है कि जैसे कि एंजाइम्स क्या होते हैं कि रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं एंजाइम के रिस्पेक्ट में, किसी भी रिएक्शन को हम लोग करेंगे तो रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, और विदाउट एंजाइम करते हैं तो रिएक्शन में थोड़ा सा बहुत टाइम टेकन होता है। तो वहीं इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि विदाउट एंजाइम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लगता है। वहीं बोल रहा है इन ऑब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो अबाउट 200 मोलिकुल। देख रहे हैं यहाँ पे H2CO3 का 1 घंटा में 200 मोलिकुल बन रहा है। वहीं अगर इंजाइम का एक करने पे 1 2 3 6 लाख मोलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म, 1 सेकेंड में इतना मोलिक्यूल्स बन जा रहा है इंजाइम के रिस्पेक्ट में। वहीं बोल रहा है कि इंजाइम ऑन एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट ऑफ 10 मिलियन टाइम्स। ऑब्वियसली 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन बढ़ जाएगा। द पावर ऑफ इंजाइम इन इनक्रेडिबल इंडीड, ठीक है। There are thousands of types of enzyme are catalyzed in a unique chemical और metabolic reaction। थाउजेंड ऑफ इंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में उनका बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल भी देखें, ठीक है। अब आइए देखते हैं ए मल्टी स्टेप रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ स्टेप कैटेलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि देखिए ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, जो एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना। इनका हम लोग प्रीवियस में पढ़े हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो मतलब रिस्पिरेशन में इन डिटेल इसके बारे में दिया हुआ है कि जैसे एंजाइम से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है तो किस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। अब आइए बोलता है कि एट दिस टाइम स्टेज यू शुड नो डैट वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विथ 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। बोल रहा है कि जैसे मतलब उसका एग्जांपल दे रहा है कि इन आवर स्केलेटन मसल में जैसे कि एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है ना, लैक्टिक एसिड बनता है जैसे, वही बोल रहा है कि नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का अंडर जैसे एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, और इथेनॉल और अल्कोहल बनता है, ये भी एक एग्जांपल है। डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट सारा बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है पॉसिबल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। केमिकल कन्वर्जन कैसे होते हैं हाई रेट्स पे एंजाइम्स के। टू अंडरस्टैंड दिस वुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। जैसे कि एक्टिव साइट क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होंगे ना उन पे एक्टिव साइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ जो भी सबस्ट्रेट आके यहाँ पे ऐड होंगे तो एंजाइम्स जो होता है तो यहाँ पे इनका कुछ सिग्नल होता है तो उससे ये आके लगेंगे, ठीक है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू रिएक्शन। उसके बाद से क्या केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन होगा रिएक्शन में। द केमिकल विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट हैंस एंजाइम। जैसे कि एंजाइम के रिस्पेक्ट से हेल्प से ऐसे एंजाइम टेक पार्ट नहीं करते हैं, बट केमिकल रिएक्शन जो होता है
वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है। प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्टिव साइट, प्रोटीन जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके पास एक्टिव साइट भी होता है। ठीक है। कन्वर्ट द स्ट्रक्चर इनटू द प्रोडक्ट सिंबलिकली इन डिपिक्टेड, जैसे कि प्रोटीन का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इन डिटेल, तो उसमें देखे थे कि जैसे कि एक्टिव साइट होता है, तो एक्टिव साइट होता है ना, तो उसी एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट जो होता है वो लगते हैं और वो रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है। इट इज़ नाउ अंडरस्टैंड दैट सबस्ट्रेट एस हैज़ टू बाइंड एंजाइम एट द एक्टिव साइट एंड गिवन क्लिफ्ट और पॉकेट। तो वही बोल रहा है कि जैसे कि सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम पे आके लगते हैं, उसके पॉकेट में आके लगते हैं, एंड द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज, और सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के पास डिफ्यूज होके आते हैं। ठीक है। वही बता रहा है टुवार्ड्स द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे डिफ्यूज होके आते हैं। देयर इज दस अ ऑब्लिगेटरी इंफॉर्मेशन, ऑब्लिगेटरी इंफॉर्मेशन, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स, तो ई एस कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है। ई स्टैंड फॉर एंजाइम एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट फेनोमेनन। तो ट्रांजिएंट फेनोमेनन एक्चुअली होता है कि जैसे कि कोई सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाउंड कर जाए और न्यू स्ट्रक्चर बना ले, वही होता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। तो उसके बाद से उसका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाता है, जिसे कोई सबस्ट्रेट जो होता है एंजाइम पे आके बाइंड करेगा, और एंजाइम पे बाइंड करने के बाद क्या होता है, उसके बाद से प्रोडक्ट बनता है, तो उसके ट्रांजिशन स्टेट वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कम्प्लीटेड। वही मतलब आएगा जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट तो पहले उसमें लगता है, थोड़ा सा लूजली लगता है, फिर उसके बाद से कम्प्लीटली टाइटली लगता है। दिस प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। बोल रहा है दिस पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली जानते हैं क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो उसके बीच के स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। देयर आर कुड बी मोर अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्टेट एंड द प्रोडक्ट, वही बोल रहा है। इम्प्लीसिट द दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट दैट इन ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट आर अनस्टेबल। द ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। द स्टेबिलिटी इज द समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी डेट स्टेट द मोलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्ट बनने के बाद स्टेबल हो जाता है। हेंस व्हेन वी लुक एट द पिक्टोरिकली ए ग्राफ इट लुक समथिंग 9.6। देखिए जैसे कि क्या है, जैसे कि हम लोग एक ग्राफ था, सॉरी नीचे चला गया, एक ग्राफ था एक्टिवेशन एनर्जी, इसका ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हैं कितना ऊपर है, इसका इंजाइम्स के रिस्पेक्ट, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा आपको एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक ग्राफ दे रहा है, जैसे कि रिएक्टेंट यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे है। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ इंजाइम, जैसे कि विदाउट इंजाइम पे ट्रांजिशन एनर्जी इसका यहाँ तक आता है, और विथ इंजाइम पे अगर इंजाइम रहेगा तो यहीं पे अचीव कर लेता है। ठीक है। देख रहे हैं यहीं पे हो जाता है, तो वहीं बोल रहा है स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, वाई एक्सिस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अरे ठीक है, ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट का ट्रांजिशन स्टेट बता रहा है। ठीक है। यू वुड नोटिस टू थिंग, इसमें बोला कि इसमें हम लोग दो चीज़ को नोटिस करते हैं, क्या? तो एनर्जी लेवल जो होता है, डिफरेंस जो है एस और पीक में, जो पी ई इज एट लोअर लेवल देन एस, पी का जो बोल रहा है कि लोअर है, तो ऑब्वियसली पी का लोअर होगा रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी अगर प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा,
तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ अचीव करना चाहेगा। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी हीट बाई हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, वही बोल रहा है। फिर उसके बाद हीटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वेदर द एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और द इंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसमें एनर्जी लगता है, ठीक है। द एस शुड बी एस शुड बी रुकिए, एस शुड बी मच हाइयर एनर्जी स्टेट देन ट्रांजिशन स्टेट, दिस एवरेज एनर्जी एस इज द ट्रांसफर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वही बोल रहा है कि जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी उसको बोलते हैं जैसे जो एवरेज एनर्जी डिफरेंस होता है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी, मतलब ट्रांजिशन एनर्जी जो जाता है ना, तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंजाइम म्यूचुअली ब्रिंग डाउन एनर्जी बैरियर मेकिंग H2P मोर इजी, ठीक है। अब बोल रहा है कि नेचर ऑफ एंजाइम एंड एक्शन, एंजाइम किस तरह का है, उस पर किस तरह का एक्शन होगा, ठीक है। ईच एंजाइम E एंड सबस्ट्रेट S बाइंडिंग साइट ऑफ मॉलिक्यूल डेट आर हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट ES इज प्रोड्यूस, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होगा तो एंजाइम ES प्रोड्यूस होगा, मतलब हाईली रिएक्टिव इन द क्या कि मतलब अनस्टेबल होगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोसिएट इनटू द प्रोडक्ट P एंड अनचेंज एंजाइम दिस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है कि जैसे कि अनस्टेबल चीज़ होगा तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होगा, उसका ट्रांजिशन स्टेट होगा कम होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी अनस्टेबल होगा तो बहुत जल्दी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। वही मतलब रिएक्शन में दिया है जैसे ई एंजाइम एस सबस्ट्रेट बाइंड करके ई पी ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद से E+P अनस्टेबल है, अनस्टेबल रहेगा। जैसे कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट जो एंजाइम से शुरुआत में लूजली पैक होता है, उसके बाद से टाइटली पैक होता है, ठीक है। तो उस आइए देखते हैं कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एंड द डिस्क्राइब इन द फॉलो। देखिए इसमें मतलब इसका बताया हुआ है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइड एंड एंजाइम फिटिंग इन द एक्टिव साइड, ठीक है। पहले आएगा सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के पास डिफ्यूजन के थ्रू और बाइंड करेगा एक्टिव साइड पे। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम अल्टर इन शेप एंड फिटिंग टू टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो वही बोला है कि जैसे कि आएगा तो उसके बाद से मतलब उसके शेप में चेंज होगा, और उसके बाद से पहले लूजली होता है फिर टाइटली होगा। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड एंड द सबस्ट्रेट इन द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म। वही बोल रहा है कि जैसे कि इसमें जैसे एंजाइम हो गया, ठीक है, तो इसमें होता है ना बॉन्ड, जैसे इसका बॉन्ड आएगा तो इसमें बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा, तो एंजाइम रिलीज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम ready to bind another molecules of substrate and run through the catalytic cycle once again। तो वही बोल रहा है फिर से कैटालाइटिक साइकिल चलेगा, ठीक है। अब देखिए फैक्टर के मतलब एंजाइम को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो वो वही बोल रहा है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन ऑफ विच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इंक्लूड टेम्परेचर, pH चेंज, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ केमिकल्स डेट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। मतलब कि टेम्परेचर, pH और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चेंज होने से भी मतलब इसका बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी केमिकल का जो है वो चेंज होता है, ठीक है। अब आइए टेम्परेचर और pH पर देखते हैं कैसे इफेक्ट करता है। बोल रहा है कि एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH, ठीक है। नैरो रेंज पे एंजाइम जो होता है, जैसे ग्राफ में दिया है, देखिए ना ग्राफ में दिया हुआ है, ग्राफ में दिया ना नैरो रेंज पे, तो वही बोल रहा है कि नैरो रेंज पे टेम्परेचर और pH फंक्शन होता है, जनरली फंक्शन होता है। ईच एंजाइम शो द हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। जैसे कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर हो जिस पे जैसे पार्टिकल जो है वो अपना मैक्सिमम किसी एक टेम्परेचर पर, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम जो अपना मैक्सिमम वैल्यू दे,
ठीक है, पार्टिकुलर पीएच पे एंजाइम जो है मैक्सिमम वैल्यू दे, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑप्टिमल पीएच। ठीक है, एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो अबव द ऑप्टिमल वैल्यू, वहीं बोल रहा है कि जैसे कि ऑप्टिमल वैल्यू से नीचे होगा तो डिक्लाइन करेगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम टेम्पोरली इन एक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर बाई हीट। तो वही बोल रहा है कि जैसे एंजाइम के लिए एक एंजाइम का बेस्ट एक मतलब कंडीशन के लिए जो टेम्परेचर होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर नीचे होगा एंजाइम, तो एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, लो टेम्परेचर पे एंजाइम प्रिजर्व हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे ना एंजाइम जो होता है जैसे कि प्रोटीन क्यों जैसे कि डीनेचर्ड हो जाता है, तो हाई नेचर पे भी अनस्टेबल रहता है। तो ग्राफ में देखिए दिया हुआ है Km और उसके बाद से बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। बोल रहा है कि अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। ठीक है, मानते हैं कि जैसे कि 10 एंजाइम है और हम लोग मतलब 50 एंजाइम कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होगा कि जैसे कि एंजाइम का रिएक्शन क्या होगा, पहले बढ़ जाएगा, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसके बाद से रिएक्शन अपना क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के पास जाएगा, विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि अगर यहाँ 10 है एंजाइम, अगर यहाँ पे 50 सबस्ट्रेट है, तो 50 सबस्ट्रेट ठीक है, बाइंडिंग इसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या कि ज़्यादा पहुँच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा थोड़ी ना होगा कि जैसे बहुत सारा 100 200 300 सबस्ट्रेट कर देंगे तो उससे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि लिमिटेड एंजाइम है। तो वही बोल रहा है, दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दिज मॉलिक्यूल्स देयर इज नो फ्री एंजाइम। एंजाइम ही नहीं बचेगा तो बाइंड किससे करेगा, बाइंड विथ एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। 9.7 आइए देख लेते हैं इसमें क्या है, 9.7 में दिया है ना, 9.7 में जैसे देखिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, वी मैक्स इतना पे जाता है और वी मैक्स बाई 2 पे इसका आधा जैसे करेंगे के मैक्स तो वी मैक्स बाई 2 पे होगा। ठीक है, तो वहीं बोल रहा है कि एक लिमिट तक ही होगा। ठीक है, अब आइए इसके आगे देखते हैं, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू presence ऑफ स्पेसिफिक केमिकल that binds to enzyme। ठीक है, when the enzyme is chemical sort of enzyme of activity this process is called inhibition and chemical is inhibitor। ठीक है, तो जैसे कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम के पास अगर सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम्स के पास सबस्ट्रेट आएगा तो उसका क्या होगा, जैसे कि ऐसे नहीं कि उसका स्ट्रक्चर है तो ऐसे आके ऐड हो जाएगा, इस पे होता है कुछ उसका कोडिंग होता है जो कि नहीं करने पे वो उसको इनहिबिट कर देता है, एंजाइम जो होता है उस सबस्ट्रेट को नहीं आने देता है। ठीक है, तो वो जब नहीं आने देगा तो उसको क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा, तो एज ए वो इनहिबिटर का काम कर रहा है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनहिबिट एक्टिविटी एंजाइम इन नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू सबस्ट्रेट द इनहिबिटर कॉम्पीट द सबस्ट्रेट एंड बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। वही बोल रहा है कि जैसे बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम क्या है, कॉम्पीट करेगा, दिस सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। उसके बाद से क्या होता है कि जैसे कि वो नहीं बाइंड नहीं कर पाता, उसके बाद से एंजाइम क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, इनहिबिट कर जाता है। जैसे कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो क्या करता है, मैलोनेट से क्लोजली रिजेंबल उससे मिलता है और एंजाइम को जाके मतलब उसका वर्क ख़राब कर देता है। उसी ये एग्जांपल दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, जो कि कंट्रोल करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन में। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन को कैसे डिवाइड किया गया और नेमिंग के आधार पर कितना एंजाइम को बनाया गया। 1000 ऑफ एंजाइम हैज़ बीन डिस्कवर, बहुत सारे एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम को क्लासीफाई किया गया, हम लोग 6 क्लास में क्लासीफाई किए और उसके 4 से 4 to 13 सब क्लासेज डिवाइड किए। ठीक है, और 4 डिजिट नंबर, एक होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डी ऑक्सी हाइड्रोजिनेज। ठीक है, इंजाइम ऐसा जो रिड्यूस
से ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइज वाला रिड्यूस हो, ठीक है, मतलब रेडॉक्स टाइप का, ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस, रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, टू सबस्टेट है। नेक्स्ट टाइप का एंजाइम देखते हैं ट्रांसफिरेज, मतलब वही एंजाइम का प्रकार बताते गया है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाए। एंजाइम कैटेलाइजिंग कर क्या ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, जिसे एस सबस्टेट वाला ग्रुप एस वाला एस के साथ आ गया, जी उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। हाइड्रोलेजेज एक होता है जो एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडेज का सीसी बॉन्ड के बीच में हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ता है, ठीक है, पीएन बॉन्ड को, ठीक है। अब एक होता है लाइएजेज एंजाइम डेट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप सबस्टेट मैकेनिज्म करता है। ये हाइड्रोलाइज डबल बॉन्ड को सीसी बॉन्ड में, जिसे आगे क्या हो गया डबल बॉन्ड को तोड़ के नेक्स्ट बॉन्ड में बनाता है, ठीक है। आइसोमेरेज एक होता है, वो क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पोजीशन आइसोमर का। नेक्स्ट दे रहा है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो होता है वो मतलब दो तरह के कंपाउंड का होता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोर ऑक्सीजन के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है CO फैक्टर, को फैक्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए इसको देखते हैं, को फैक्टर क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं को फैक्टर के बारे में। बोल रहा है कि एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ enzyme are composed of one or several polypeptide chain. However, there are number of cases non-protein constituent called cofactor are bound to enzyme, make enzyme catalytically and active. In these instance, the protein portion of enzyme is called apoenzyme, ठीक है। This kind of cofactor identify prosthetic group, coenzyme and metal ions। जैसे कि ये एंजाइम हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोफैक्टर जो होता है वो नॉन प्रोटीन होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन होता है। एपो इसको बोलते हैं एपो एंजाइम, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम, ये होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जैसे कि प्रोटीन एपो एंजाइम होगा वो प्रोटीन होगा, और कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन होगा, इसके मिलने से अगर बाइंड करेंगे सबस्टेट और एंजाइम, देन फॉर्मेशन करता है एपो एंजाइम और कोफैक्टर, तो हॉलो एंजाइम बनता है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि जैसे कि नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये कोफैक्टर, और प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। और उसमें मतलब जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, और कोई एंजाइम में और कुछ मेटल आयंस भी होते हैं, जैसे कि Mg2+, ठीक है। तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको कि हम लोग क्या डिस्टिंग्विश फ्रॉम कोफैक्टर इन दैट टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, जो कि क्या करता है, कोफैक्टर को एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पेरोक्सिडेज एंड कैटेलाइज विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O+O2, तो उसमें उसको जो टाइटली बाउंड कराता है तो वहीं पेरोक्सिडेज कैटेलाइज एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद से बोल रहा है को एंजाइम से ऑर्गेनिक कंपाउंड पर दियर एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। तो एपो एंजाइम जो होता है, को एंजाइम जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, तो ट्रांजिएंट होगा, इसीलिए यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटेलाइसिस। फर्दर को एंजाइम सर्व द कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, इसीलिए को एंजाइम जो होता है सर्व करता है क्या, बहुत सारा फैक्टर को। और उसके बाद से आगे दिया को एंजाइम निकोटीन डाईएमीन डाईन्यूक्लियोटाइड NAD और NADP जो होता है वो क्या करता है, और विटामिन भी जैसे नियासिन भी इसमें आ जाता है। नंबर ऑफ एंजाइम आर रिक्वायर्ड मेटल आयंस फॉर द
activity of form the coordination bond with the side change with active side and same time form one or more coordination bond is substrate। तो वही बोल रहा है कि जैसे कि जो मेटल आयंस होते हैं ना वो बाइंडिंग साइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जिंक आ जाता है कोफैक्टर के काम पे, प्रोटीलाइटिक इंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। तो वहीं कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट कर जाता है कोफैक्टर अगर रिमूव हो जाएगा तो इंजाइम से, ठीक है। वहीं बोल रहा है कि टेस्टिफाई हो जाएगा, प्ले क्रूशियल रोल करते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी में इंजाइम का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।